क्वेश्चन नंबर 3 बोलो बच्चे। 2018 क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। बोलो। Conductivity of dilute hydrochloric acid is greater than that of डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COOH। सुन लो बच्चे सारे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा क्यों है? आपको पता है कंडक्टिविटी के पीछे का रीजन क्या है? आयंस फॉर्मेशन। पोलर कोवेलेंट है तो क्या होता है ये? आयनाइज। तो क्या लिखोगे? HCl completely ionizes to form ions as it is a strong electrolyte. Your acetic acid, it is a weak electrolyte, so it partially ionizes to form ions. ठीक है, इसलिए कंडक्टिविटी लो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाला छोड़ दो, वो मैं कराता हूँ आज। और बताओ और कोई 2020 का नहीं, पहले 18 का, 19 का अंग्रेज है कोई 19 बोलो क्वेश्चन। State 1 observation for State 1 observation for the following. copper sulfate solution is electrolyzed with copper electrode. Copper sulfate solution is electrolyzed with copper electrode. कल समझाया था ना? अगर प्लैटिनम कार्बन, प्लैटिनम या ग्रेफाइट है तो नॉर्मली चलता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड्स किसके यूज कर लो? कॉपर के, तो एनोड पे कौन जाता है? OH नेगेटिव। उसकी जगह ये कॉपर ही खुद टूट के क्या बना लेगा? Cu2 पॉजिटिव। करा दिया था ना कल ये बच्चे? yes. हाँ जी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? क्या बोलोगे एनोड पे? The anode reduces in mass. The anode reduces in mass due to formation of copper ions from copper. Due to formation of copper ions from copper. हाँ, वो भी लिखना पड़ेगा, सॉरी। The color of the solution remains blue. वो भी लिखना पड़ेगा, unchanged. The color of the solution remains blue and the anode reduces in mass due to the formation of copper ions from copper. Due to the formation of copper ions from copper. कोई और आप मिले नंबर आज फिजिक्स के जिनके रहते थे, केमिस्ट्री के किसी के रहते थे? केमिस्ट्री के ले गए वो 30 चलो नेक्स्ट। ठीक, सॉरी। हाँ जी बच्चे, अगला 2019 में कोई और? सांची काम करके आए हो? नहीं, सांची है ना अपना, काम करके आए हो? थोड़ा बहुत क्यों? पिटाई बहुत होती है यहाँ पे। हाँ जी, 2019 के बाद 20 का कोई क्वेश्चन? थर्ड 8 पहले थर्ड बोलो, 20 का थर्ड। electrode used as cathode in electrorefining. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आज कराऊंगा, उसमें हो जाएगा। 8 सेकंड का बोलो क्वेश्चन। अब लेड ब्रोमाइड की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये कह रहे हैं कि एनोड पे क्या रखो आप? ग्रेफाइट, ना कि क्या रखो? प्लैटिनम। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम विल रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म प्लैटिनम ब्रोमाइड, बट ग्रेफाइट विल ब्रोमीन विल हैव नो इफेक्ट ऑन ग्रेफाइट। ठीक है, 7th बोलो बच्चे। प्लैटिनम ब्रोमाइड का फॉर्मूला था PtBr4। हाँ जी, सर ये लिखना जरूरी है कि प्लैटिनम ब्रोमाइड लिख दो तो अच्छी बात हो जाए। 7th बोलना, 7th क्वेश्चन। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का छोड़ दो। सर एक ऐड ऑन करने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि कौन सा ग्राफाइट वाला होगा वो हमें चेक कर पड़ेगा। नहीं, क्योंकि कई जगह ग्रेफाइट की जगह आप प्लैटिनम यूज करेंगे, महंगा पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में आप ग्रेफाइट का लिखेंगे कि सस्ता, जहां क्विंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, वहां ग्रेफाइट खराब होने के बाद भी ग्रेफाइट अपने को क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। वो आगे करेंगे। 8th क्वेश्चन बोला मुझे। 8th An aqueous solution of nickel 2 sulfate aqueous solution of nickel 2 sulfate NiSO4। हाँ जी, was electrolyzed using nickel electrodes. इसमें कौन से इलेक्ट्रोड यूज किए? निकल। मतलब एनोड आपके पास मेनली किसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है? एनोड का, निकल का है। हाँ जी, What do you observe at the cathode and anode? ओके। सबसे पहले कैथोड पे क्या बनाएंगे? इसके प्रोसीड कैसे किया करो? जतिन जी ध्यान दे लो, कैसे प्रोसीड करोगे? Ni2 पॉजिटिव
SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कैथोड पे निकल और हाइड्रोजन से बताया था ना तुम्हें, हाइड्रोजन नीचे लाई करता है लेकिन फिर भी कौन जाएगा उधर, निकल। Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स व्हाट, Ni। और एनोड पे क्या होगा बताओ, निकल का बना हुआ है, हाइड्रोक्साइड जाना था लेकिन निकल का बना है तो निकल खुद टूटेगा और क्या बनाएगा, Ni2 positive. ठीक है। अब आपको बताना है ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, यही कहा है ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट एनोड एंड कैथोड। तो पहले कैथोड का क्या लिखोगे, इक्वेशन, फिर लिखोगे द मास ऑफ कैथोड विल गेट इंक्रीज्ड, द मास ऑफ कैथोड विल गेट इंक्रीज्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ निकल, ठीक है। द मास ऑफ कैथोड विल गेट इंक्रीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ निकल। और एनोड पे क्या लिखोगे, द मास ऑफ एनोड विल गेट रिड्यूस ड्यू टू निकल कन्वर्टिंग इनटू निकल आयंस, निकल कन्वर्टिंग इनटू निकल आयंस। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। Name the cation that remains as a spectator. स्पेक्टेटर कौन है, कैटायन। पहले तो कैटायन 2 है, ये तो यूज हो गया, तो ये क्या है, ऑडियंस है, स्पेक्टेटर है। H पॉजिटिव है, स्पेक्टेटर आयंस। H पॉजिटिव इज स्पेक्टेटर आयंस। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। Which equation for the reaction? आप बताओ कौन सी इक्वेशन सही है उसमें से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन यही है, इधर लेके गया है, इधर ले जाके ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माही, इनमें रिडक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड में, एनोड में? रिडक्शन क्यों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। निहारिका, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड कौन है इनमें से, एनोड रिड्यूसिंग है या कैथोड? एनोड रिड्यूसिंग है, क्यों, कैथोड है। एजेंट कौन बोल रहा है, कौन रिडक्शन कौन कॉज कर रहा है, रिडक्शन कैथोड। तो कैथोड क्या हो गया, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या हो गया, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग ये मत समझना कि रिड्यूस हो रहा है खुद, रिड्यूस मतलब कि कम हो रहा है मास में, रिड्यूसिंग मतलब जो रिडक्शन कॉज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ऑक्सीडेशन कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कौन कॉज करा रहा है, एनोड, और रिडक्शन कौन कॉज करा रहा है, कैथोड, ठीक है। कैथोड की खुद की ऑक्सीडेशन होगी ये बोल सकते हो आप, ठीक है भाई, कैथोड की खुद की ऑक्सीडेशन होगी ये बोल सकते हो भाई, खुद ने इलेक्ट्रॉन उसका। समझ आ गई बच्चे? 21-22 में कोई क्वेश्चन? फोर्थ बोलो, फर्स्ट बोलो। Identify one statement that holds true for electrolysis of molten lead bromide. इसमें वो वाली है, Brom. ब्रोमीन वाली, क्योंकि इसमें टेम्परेचर तो मेंटेन रखना पड़ेगा हमें, है ना, मोल्टन है तो उसको पिघला के तो रखना पड़ेगा, ठंडा नहीं होने। फोर्थ का बोलो। State which of the following ions will readily discharge at the anode during the electrolysis of acidated water? एसिडिलेटेड वाटर किस में, एनोड पे पूछा है, एनोड पे OH नेगेटिव जाएगा। क्या हुआ शिमोन, प्रॉब्लम इसमें? एनोड पे अनायन नेगेटिव वाले, एसिडिलेटेड है, OH नेगेटिव हो सकता है, उसके साथ Cl नेगेटिव भी हो सकता है, H2SO4 डाला है तो क्या हो सकता है, SO4 नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाना तो है। और बताइए बच्चे। सर हमें कैसे एक- पता लगा कि Cl नेगेटिव को पहले लेना है? वो करवाया ना, SO4NO3। हाँ जी, बोलो बोलो। डायग्राम वाला ऑप्शंस सिलेक्ट करने, पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है लेकिन आयरन सल्फेट दे रखा है, बस पहला सही है। कॉपर से कोटिंग करनी है तो सॉल्यूशन कॉपर का होना चाहिए, एनोड भी कॉपर का होना चाहिए, और आयरन नेल कहाँ होनी चाहिए, कैथोड, ठीक है। इज इट क्लियर? बोलो क्वेश्चन बोलो। फिफ्थ का बच्चे 2021 का फिफ्थ, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन्स, रॉन्ग। ये सिर्फ किस में होती है, कंडक्टर्स में। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ मेटल वायर बाय आयंस, रॉन्ग, बाय इलेक्ट्रॉन्स। Electricity is conducted in molten electrolyte by electrons, wrong, by ions.
इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस, राइट, फोर्थ वन इज राइट। ठीक है, क्लियर है? दोबारा देखो, अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन, एक्वस फॉर्म में है, मतलब इसमें वाटर है, Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। समझ आ गया बच्चे? मेरी बातें क्लियर? हाँ, बिना पूछे पी लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब कैथोड पे कौन जाएगा? नॉर्मली जो जाता है Cu और H में से कौन जाएगा? Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? Cu, क्या हो गई? रिडक्शन हो गई, नॉर्मल। अब एनोड पे कौन मूव करना स्टार्ट होगा? SO4 नेगेटिव और OH नेगेटिव। लेकिन एनोड खुद एक्टिव है, ये किसका बना हुआ है? कॉपर का, जो कि खुद इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट। एनोड को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो इनसे ले ले इलेक्ट्रॉन, चाहे वो किससे ले ले? कॉपर से ले ले, है ना? तो पर क्या होता है? कॉपर खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेता है? Cu2 पॉजिटिव। जितने Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से कॉपर बना रहे हैं, उतने ही कॉपर वापस सॉल्यूशन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? Cu2 पॉजिटिव। एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वाले कैथोड पे, एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वाले कैथोड पे। तो जो ब्लू कलर था वो क्या रहेगा? ब्लू, क्योंकि जितने कॉपर स्टार्टिंग में थे उतने कॉपर ही फाइनल। ठीक है। अब कई बार ये होता है कि यहां से ज्यादा कॉपर चले गए और एनोड से अगर कम कॉपर आए तो कलर लाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड क्या होने चाहिए? बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके गेन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या हो जाएंगे? लूज। तो 2 इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 4 10 10 40 40। जब इधर रुक गया प्रोसेस, ये भी रुक जाएगा, या ये रुक गया तो इधर वाला। हाँ जी, मास कम होता रहेगा, कैथोड का बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली यूज अप होने के बाद भी कलर सेम रहेगा? हाँ, फिर भी सेम रहेगा, क्योंकि रिएक्शन रुक जाएगी। एक बार एनोड खत्म हो गया ना, यूज हो गया, तो फिर वो कंडक्टिविटी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी रिएक्शन। सर अगर जो एनोड है वो कोई और मटेरियल का यूज करे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपने को कॉपर की करनी है, हाँ जी, फिर अगर इनफ कॉपर ऐसा नहीं, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। जैसे आपने इनफ फिर भी नहीं होगा, नहीं, फिर नहीं। कॉपर वाले तो चले जाएंगे उधर, कॉपर उधर चिपक जाएंगे, ये वाले इधर बाहर निकल जाएंगे। जैसे आयरन यूज कर लिया आपने, है ना, आयरन यूज कर लिया आपने, तो अगर आयरन उसके अंदर चले भी जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कॉपर तो उस पे लगेगा जिस पे मान, मतलब उसमें ये होता है, उसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर इतना कॉपर अवेलेबल नहीं होता कि उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाए। तो सॉल्यूशन है उसके अंदर, ये मतलब क्वेश्चन ये है कि बाई चांस आप आयरन यूज कर लो, है ना, चढ़ाना कॉपर है, सॉल्यूशन कॉपर का ले लो, तो आयरन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करेगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन ब्लू से क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, FeSO4 बनेगा, लेकिन उतनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगी बच्चे। ठीक है, हाँ, कॉपर अलग हो गया ये। ओके, सुनो, और एक और इसमें मेरा जो डाउट है शिमोन, इसमें एक और प्रॉब्लम है, कॉपर चिपक रहा है पहले, आयरन भी तो चिपकने लग जाएगा बाद में। तुम्हें कैसे पता भाई यहाँ रोकना है इस प्रोसेस? समझ आ गई? कॉपर चिपके जा रहा है, जितना कॉपर था सारा लग रहा है उधर, आयरन कहाँ आ रहा है? सॉल्यूशन में, है ना। 5 4 भी अगर पार्टिकल्स आयरन के आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, मान लो कॉपर की कंसंट्रेशन कम होगी, आयरन की कंसंट्रेशन क्या होती गई? बढ़ती गई, तो अब वहां कौन चिपकने लग जाएगा? आयरन। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस ही नहीं। ऐसे भी तो हो सकता है सर कि जो आयरन है वो पहले आए कॉपर से, क्योंकि वो सर्किट जल्दी नहीं, वो ऊपर लाया करता आएगा तो बाद में। हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ गई फिर कॉपर नहीं रहेगा, फिर कॉपर बचा रहेगा तो भी आयरन आएगा। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कल नहीं किया था ने। अब देखो बच्चे, आपके पास एक मेटल सरफेस, मेटल पीस है ना, किसी भी मेटल का लगा, मैं कॉपर का एग्जांपल लेता हूँ। कल कौन थे 2 लोग? समर और ठीक है जी, चलो, जतिन की बीवी को, कल वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जतिन की बीवी को शक हो गया, भाई एकदम से इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? कोई बात नहीं, दे दे।
जतिन की बीवी को शक हो गया भाई जतिन के पास इतना सारा पैसा कहां से आने लगा, है ना। भाई समर ने तो दिखावा कर रखा भी राजा महाराजा की। ये क्या करता है, ये बीवी को कहता है कि मैं क्या करता हूं कि जमीन से है ना खान है मेरे पास, सोने की चांदी की। तो वो बेचारी कहती है ना मैं भी चेक करूंगी भी सच में कोई सोना है भी तेरे पास या नहीं। तो ये क्या करता है, ये मिट्टी लेता है बहुत सारी, उसके ऊपर लोहे की कवरिंग, लोहे का बॉक्स बना लेता है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत पैसा लगा के इलेक्ट्रोप्लेट कर देता है। किसको? गोल्ड को। किसको? गोल्ड, है ना। इसकी बीवी को जाके दिखाता है, कहता है ये देख। वो बेचारी उसको घिसती है, फाइलिंग करती है, गोल्ड ही गोल्ड होता है। थोड़ा बहुत गोल्ड नीचे गिरता है, ये कहता है बेवकूफ, ये देख गोल्ड वेस्ट कर रही है, तो ला वापस। लेकिन फिर भी उसको क्या एतबार देगी, है ना, क्योंकि हरकतें ऐसी भी। फुटबॉल खेलने वाला यार कहां से इतना पैसा कमाने लग गया, वो भी इंडिया में। रोनाल्डो वगैरह तो बात अलग है ना। तो ये क्या करता है, इसकी बीवी ने इसको ये प्रोसेस करते देख रखा होता है, ये कुछ एनोड कैथोड कुछ कर रहा होता है ना। तो वो क्या करती है, वो सेम प्रोसेस फॉलो करती है, सेम प्रोसेस फॉलो करती है। वो कहती है कि अगर ये प्योर, अगर ये क्या है, प्योर गोल्ड है, तो वो यहां पे क्या रखती है, यहां पे भी गोल्ड रखती है ना, जो भी उसने मार्केट से खरीदा हुआ है। और यहां पे जो जतिन ब्रांड का गोल्ड है ना, उसे वो यहां रखती है एनोड पे। अब जतिन घबरा रहा है, जतिन कहता तू सारा गोल्ड वेस्ट कर देगी। वो कहती वेस्ट कहां होगा, अगर ये प्योर गोल्ड है तो ये सारा कहां आएगा, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन वाला गोल्ड कहां जाएगा, ऊपर। सॉल्यूशन किसका लेती है वो, सोडियम गोल्ड साइनाइड। गोल्ड की जैसे 3 वैलेंसी है, सोडियम की 1 है, तो 4 हो गया साइनाइड। गोल्ड की तो 2 और 3 3 लेगी, 2 लेगा, साइनाइड काम है, 3 हो जाएगा। सोडियम की 1 है, 3 वैलेंसी है, तो 4 हो जाएगा। चलो छोड़ो जो भी, ठीक है जी। अब क्या है, यहां से गोल्ड टूटेगा और यहां पे और टूटेगा और यहां पे, और हो सकता है इसने बीच बीच में गोल्ड और भी डाल रखा हो, भाई कहीं वो ऐसे तोड़ के देखे तो भी उसे गोल्ड दिख जाए बीच में। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या, जब गोल्ड टूटे जा रहा है बीच बीच में से, तो जो आयरन और जो मिट्टी इसने बीच में डाल रखी है, वो सारी मिट्टी कहां आएगी, नीचे, है ना। ये पीस था 1 kg का, ये पीस था 1 kg का। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद ये पीस हो गया 0.5 kg एक्स्ट्रा, मतलब 0.5 kg जतिन ब्रांड गोल्ड के अंदर क्या है, क्या है, वो इंप्योरिटी सारी एनोड के पास नीचे इकट्ठा हो जाएगी। उस इंप्योरिटी को आप क्या बोलते हो, एनोड मड। क्या बोलते हैं उसे, एनोड मड। अब ऑन अ सीरियस नोट बच्चे, जब भी माइनिंग करके गोल्ड सिल्वर निकाला जाता है जमीन से, उसमें सबसे मेन सिलिका और आयरन, ये 2 इंप्योरिटीज मिलती हैं। सिलिका तो बहुत क्वांटिटी में मिलती है, मिट्टी है ना, मिट्टी हो गई, ग्लासेस हो गई, ये सब मिलेंगे उसके अंदर। अब उस गोल्ड को क्या किया जाएगा, उस गोल्ड के पीस को क्या बना दिया जाएगा, एनोड। किसका सॉल्यूशन लिया जाएगा, गोल्ड का, सिल्वर है तो सिल्वर का, और कैथोड प्योर लिया जाएगा गोल्ड, है ना, ताकि यहां से जितना भी गोल्ड है वो सारा धीरे धीरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से यहां, तो उसी के ऊपर गोल्ड की क्या चढ़ती रहे, फिल्म बनती रहे, और जो भी इंप्योरिटीज हैं बचेंगी वो धीरे धीरे टूटती रहेंगी और वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी इम्प्योर मेटल को कहां रखना है बच्चे, एनोड पे, और कैथोड पे किसको रखना है, प्योर। इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस का अगर आप यूज कर रहे हो, तो ज्यादातर एक्टिविटीज जो होती हैं वो कहां पे होती है, एनोड। कहां पे होती है, एनोड। समझ आ गई। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी एनोड टूटेगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी एनोड टूटेगा, और इलेक्ट्रोमेटलर्जी आप आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होता है वो भी प्रोसेस बताऊंगा। समझ आ गई बच्चे थी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की, अट्रैक्टिव दिखे, एक्सपेंसिव दिखे, कोरोजन ना हो। रिफाइनिंग क्यों, ताकि जितनी भी इंप्योरिटीज है वो सारी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्या ये मेथड इंप्योरिटी निकालने का अच्छा मेथड है? मेरे हिसाब से ये 99.9% मेथड पास है ना, क्योंकि सिर्फ कौन जाके वहां जाएगा एक बार, बेटा वही है ना कि इंप्योरिटीज एक बार नीचे आएंगी, गोल्ड आयरन से नीचे लाया करता है, तो गोल्ड ही उस पर
जाता रहेगा उसमें, है ना, कम होती है। मेनली इसीलिए मैंने सिलिका वर्ड यूज किया है आपके कि इम्प्योरिटी ज्यादातर जो सिलिका है वो वहां जाके क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइसिस का, पूरा चैप्टर इतना ही था। समझ आ गई बच्चे? अब आपको क्या करना है, कल जो पेपर बचे हुए 2017 से लेके 2011 वाले वो जो पेज है वो कल करके आओ। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ओके, एक बार पूरे चैप्टर पे निगाह मारना, कोई टॉपिक आपको लगता है कि मिस है तो उसको टिक कर लेना बच्चे। इस बुक में ये चैप्टर अच्छा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेटलर्जी तो उसमें आएगा ना, आगे मेटलर्जी चैप्टर ही पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, अब नहीं पढ़ने पड़ेगा। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करनी है आपने, तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करेंगे ना, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, एक समझ भी आएगा। घर जाके देख लेना ना एक बार, ठीक है? क्लियर है बच्चे? ठीक, चलो बायो का चैप्टर करेंगे बच्चे, इवोल्यूशन। बुक है तो ओपन कर लो, नहीं है तो बच्चे कोई बात नहीं, सुन लो, सिर्फ सुन लो। ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, है ना भाई? हमारे सुंदर ग्रैंड पेरेंट से, है ना, जो भी जिसको भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उनसे हम इतने बदसूरत कैसे बन गए? ये किसका प्रोसेस है? एवोल्यूशन। किसका प्रोसेस है? इवोल्यूशन। पहले तो समझो बच्चे इवोल्यूशन चीज क्या है। सुन, इवोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ चेंज, इज अ काइंड ऑफ चेंज। एकदम से नहीं, है ना, एकदम से नहीं, बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड ड्यूरिंग अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप ये लगा लो, सिर्फ एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे जो ये पिना थे ये बड़े होते थे, तुम्हारे भी, सबके ग्रैंडपा जो भी अपने थे, हम तो थे ही। ये पिनास क्या थे? बड़े थे। ये पिना धीरे धीरे क्या हो गए? छोटे हो गए। छोटे हो। करोड़ों साल लग गए होंगे ये होते हुए। अब यहां से पिना इतने साइज के होते होते क्या लग जाएगा? आगे करोड़ों साल लग जाएगा। समझ आ गई? इवोल्यूशन इतना स्लो प्रोसेस है। इवोल्यूशन इज दैट स्लो प्रोसेस। इज इट क्लियर? इवोल्यूशन जरूरी है या नहीं? जरूरी है। जैसे आपका टेम्परेचर, क्लाइमेट, नेचर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इवोल्यूशन जरूरी है। जो इवोल्यूशन नहीं कर पाते वो क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्पीशीज है, प्लांट या एनिमल, जो इवोल्यूशन नहीं कर पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है चेंजेस को, वो क्या होता जा रहा है? खत्म होता है। एग्जाम्पल टाइगर रहा, है ना, डायनासोर खत्म ही हो गए। और एक और कोई एक है ना, क्रो की ब्रीड है, मैं भूल गया बच्चे उसकी, कल परसों मैंने वो उस पे आ रहा था विकिपीडिया पे, उसका आ रहा था डिटेल, वो लास्ट था कौवा, उसके बाद वो दिखा ही नहीं। कोई 1982 का, पता नहीं 92 की कोई बात है, जो मर गया बस। नहीं वो तो फोटो देखी, मैं नहीं देखा। मैं कोई टीचर्स भगवान का रूप वो वैसे कहने ही बात है, ठीक है ना, तो सोचते भी कहीं वहाँ इंद्र देवता के बाद टीचर्स बैठे थे। और सुनो, ध्यान से सुनना, इवोल्यूशन इज द स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस whereby complex forms of life have emerged from simpler forms through million of years। जो भी हमारे आँख, कान, नाक, हाथ, पैरों की जो शेप है बच्चे, ये कहाँ से हुई है? ये एवोल्यूशन के थ्रू हुई है। कॉम्प्लेक्स लाइफ जो है ये इमर्ज हुई है फ्रॉम सिंपलर प्रोसेसेस बाय कंटिन्यूअस टाइम पीरियड। धीरे धीरे जो टाइम चला है उसके हिसाब से हमारी जो चेंजेस है बॉडी में आए हैं बच्चे। तो एवोल्यूशन की थ्योरी में बच्चे जो मेन थ्योरी है आपके सिलेबस में आप वही करेंगे, ठीक है? लैमार्क्स थ्योरी है बच्चे, ठीक है? लैमार्क्स थ्योरी है। लैमार्क्स थ्योरी क्या कहती है? लैमार्क्स थ्योरी में दो चीजें हैं, एक है यूज एंड डिसयूज और एक है इनहेरिटेंस। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल बताता हूं जो लैमार्क्स थ्योरी में एक एग्जांपल था, वो ये था कि जिराफ जो है वो जैसे कॉमन कैटल्स या कॉमन हर्बीवोर्स होते हैं, जिनमें आपके पास डियर आ जाता है, काऊ आ जाती है, बफेलोज आ जाती है, गोट, शीप, हर्बीवोर्स जो है वो घास खाते हैं, है ना? उनकी गर्दन, उनकी बॉडी इस हिसाब से बनी है कि गर्दन जब नीचे जाएगी तो एग्जैक्टली गर्दन उस घास के लेवल पे आ जाएगी, थोड़ा बहुत उन्हें नीचे होना पड़ेगा। समझ आ गई?
जिराफ इज अ हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स? जिराफ शिकार नहीं करता? ऐसे उड़ते परिंदे नहीं खा जाता? पक्का? सुखमीत, जिराफ इज अ हर्बीवोर्स। कहा जाता है कि जिराफ भी बच्चे नीचे गर्दन खा करके घास खाता, लेकिन सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, घास खत्म हो गई, पेड़ बच गए। ऐसा क्यों? घास खत्म हो गई, पेड़ बच गए, ऐसा क्यों? रूट्स ज्यादा नीचे होती रूट्स हैं। ज्यादा है। घास की रूट्स तो कितनी जाएंगी? ज्यादा से ज्यादा 1 फीट, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ। पेड़ की रूट तो पता नहीं कितने मीटर्स नीचे चली जाती है, ज्यादा पानी ले सकते हैं ना नीचे से। चलो, फिर जो जिराफ, उस टाइम के जो जिराफ थे, है ना, अब देखो यहाँ ये नहीं है कि दूसरे एनिमल्स ने ऐसा नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, मर गए होंगे, है ना, या वैसे ही पड़े रहे होंगे। जिराफ जहां ज्यादा था, जिराफ ने क्या किया, इस गर्दन को ज्यादा से ज्यादा यूज किया, है ना, बार बार ऊपर उठ के खाना खाना। तो ये गर्दन उनकी क्या होने लग गई? स्ट्रॉन्ग हो गई। और हजारों लाखों साल तक जब ये प्रोसेस चलता गया तो गर्दन का साइज अब आप देख सकते हो। अब वो पेड़ तो खा सकता है लेकिन घास नहीं खा सकता। बहुत औखा खाता है बच्चे। देखा है कभी जिराफ को पानी पीते हुए? ऐसे पैर बिल्कुल पसर जाते हैं उसके, है ना, है ना, जैसे बहुत भारी कोई वजन रख दिया हो, ऐसे बिल्कुल पैर पसर के और फिर वो खाता है। ठीक है, वो भी तो है, आपकी मूवी भी तो है, भूल गया मैं, नहीं देख से जरा मूवी है, वो एनिमेटेड मूवी है, टाइम नहीं होता सर इतना, जिसमें जिराफ है और वो लायन है, पेंगुइन्स वाली यार, नाम याद आता है। ओके, Lamarck proposed his idea of evolution on the basis of his studies, सुनना, on the patterns of fossils and matching the organisms to their environment. Fossils तो पता है सबको, जो भी आपके पुराने डेड रिमेन्स थे उनको जब एनवायरनमेंट के साथ मैच किया गया तो एक रिलेशन बना कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिर्फ क्या है, डेड रिमेन्स है हमारे पास, ग्रेट ग्रैनरी है वो, है ना, ग्रेट बाथ है उस, है ना, तो उनसे हमने आइडिया लगा लिया। सीवेज सिस्टम है कि वो सफाई पसंद थे, है ना, वो ग्रैनरी है, इसका मतलब खाना क्या था उनके पास, बहुत था, इसीलिए तो वो क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। खाना ज्यादा था तो वो क्या थे, मेहनती थे। पानी उनके पास था, है ना, इसका मतलब पाइपलाइन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम था। तो ये सब बच्चे पता चलता है हमें डेड रिमेन्स। ओके, यूजेस एंड डिसयूज, उसकी पहली थ्योरी थी जो कहती है, इट स्टेट्स दैट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बिकम लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर while those that are not used deteriorate। इसका एक सबसे बेसिक एग्जांपल है अपेंडिक्स। हमारी अपेंडिक्स जो है, क्योंकि हमने कच्चा खाना, घास फूस खाना बंद कर दिया है, हम खाना पकाने लग गए हैं या पके हुए फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने लग गए हैं, कच्चा सेलुलोज हम कम खाते हैं, इसलिए हमारी अपेंडिक्स धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म, क्योंकि उसका यूज ही नहीं बचा। ये पिना है, इसका कोई यूज नहीं है। क्या आप पिना को ऐसे करके आवाज ज्यादा सुन सकते हो? हाथ से कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो? नहीं। कोई 2-4 है वो पिना हिला सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। जानवर की तो फिर भी पिना ज्यादा हिलता है, चलो और नहीं तो मच्छर मक्खी जो भी बैठेगी उससे तो उड़ा सकते हैं, आप तो वो भी नहीं कर सकते। इसकी जो आपकी मसल्स है पुअरली डेवलप्ड है। मसल्स क्या है, पुअरली डेवलप्ड है। कहीं भी सुराग निकाल के और आप वो पिन वगैरह डाल लेते हो, है ना, क्यों? पुअरली डेवलप्ड है, कार्टिलेज है ये, है ना। तो ये कौन सा ऑर्गन हो गया, ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। तो ये कहते हैं हमारे हाथ पैर सबसे ज्यादा काम में, हमारे हाथ पैर चलते हैं बच्चे। तो हाथ पैर हमारे अभी भी कितने क्या पड़े हैं, स्ट्रॉन्ग पड़े हैं। कभी आपने देखा है जो बॉडी बिल्ड करते हैं, है ना, कैसे वो जानबूझ के ना शो बाजी करते हैं ना, भाई हम जिम कर रहे हैं, है ना, दिखाते हैं। वो दिखाते नहीं है बच्चे, वो नेचुरल हो जाता है ना। ये मसल्स डेवलप हो जाती है, स्टिफ बॉडी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है बॉडी, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे चलते हैं। और जितनी ज्यादा एक्सरसाइज उतनी मसल्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। जितनी एक्सरसाइज कम उतनी क्या होगी, वीक रहेगी। इसका मतलब क्या है, थ्योरी सही है ये, यूज एंड डिसयूज। इट स्टेट्स दैट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बिकम लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर। He explained this by taking example of a giraffe.
Lamarck suggested that the giraffe evolved from ground feeding herbivores, but at later stage the area fell short of ground vegetation, and thus the giraffe took to feeding from trees. Constant stretching of his neck and in these forelimbs over many generations became stronger and longer. बच्चे, inheritance of acquired characters. बच्चे देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई एग्जाम्पल को अपने ऊपर नहीं लेना बच्चे। बाय चांस किसी के साथ मैच भी कर जाए तो भी अपने ऊपर नहीं लेना है। मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं क्लास के अंदर, ठीक है। आपके राउंड कितने सारे ऐसे मैरिड कपल्स होंगे जिनमें मेल बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, लड़की जो है या जो फीमेल है शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, और उनके जो बच्चे हैं वो भी क्या रहेंगे, स्मार्ट, है ना, उनके बच्चे भी क्या होंगे, स्मार्ट। आपके परिवार में मेल हो फीमेल हो जो भी है वेल बिल्ट है ना, तो बच्चे भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी। एनिमल्स में ले लो, अगर घर में आपने कोई भी काऊ बफलो रखी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है ना, और जिस स्पर्म से वो फर्टिलाइज हुई है वो मेल भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या पैदा होंगे, हेल्दी पैदा होंगे, है ना। जो हॉर्स ब्रीड, डॉग ब्रीडिंग कराते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि जो मेल और फीमेल है दोनों क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो आगे ऑफस्प्रिंग्स बने वो भी स्ट्रॉन्ग हो, है ना। लेकिन हर जनरेशन में कुछ ना कुछ बॉडी फीचर्स, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आप पेरेंट्स से बच्चों में देखते हो। बच्चे पेरेंट्स से बच्चों में देखते हो, कुछ कॉमन बता रहा हूं मैं, कुछ सिंपल कॉमन बच्चे, है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कुछ जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ फैमिलीज है, ये गर्दन की साइज है ना छोटी होती है, थोड़े से ये कंधे ऐसे रखते हैं, है ना, ये ऐसे पिच का होता है और ये थोड़ा सा ऐसे होता है ना। पापा में मिलेगा, बच्चों में मिलेगा, वो आगे जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहेगा, है ना। कुछ की आदत होती है ऐसे चलना, है ना, ऐसे झुक के चलना, वो सेम चलेगी। कुछ की आदत होती है चलते हुए ये हाथ नहीं हिलाते, नॉर्मली तो हाथ हिलते हैं, वो लोग ऐसे चलते हैं, होती है आदत, है ना। ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे चल सकता है, लेकिन अगर मुझ में ये आदत है ना, और मैंने इस आदत को सुधार लिया, चेंज कर लिया, तो धीरे 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 जो आगे मेरी जनरेशन होगी उसमें ये आदत धीरे 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 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक जनरेशन नहीं लगती, इसको बहुत सारा टाइम लगता है। ध्यान देना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इट स्टेट्स दैट ऑर्गेनिज्म कुड पास इट्स मॉडिफिकेशन टू offsprings. Lamarck postulated that long muscular neck and forelimbs of living giraffe were passed on to them by their ancestors, and the same characters will continue to appear generation after generation till a large, you can say, number of giraffe वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाना ना स्टार्ट। ठीक है, मान लो अपने में से 10 लोग ऐसे हो गए जिनके ये पिना खत्म ही होने लग गया, है ना, तो उन 10 से सारी ह्यूमन जनरेशन के पिना नहीं खत्म हो जाएंगे। वो 10 जब ब्रीड करेंगे आगे से आगे चलता जाएगा, धीरे धीरे करोड़ों साल लग जाएंगे जब तक हमारा पिना कंप्लीटली खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स दैट हैव सीज्ड टू बी एनी यूज टू द प्रोसेसर बट स्टिल परसिस्ट इन द बॉडी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। पिना है, विजडम टूथ है, और क्या है, अपेंडिक्स। विजडम टूथ बच्चे 17, 20, 22 साल में जाके निकलता है ना। एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी उम्र 33 इयर्स है और मेरे 3 विजडम टूथ निकले हुए, चौथा अभी भी प्रोसेस में है। कभी लगता है कि आने वाला है, कभी लगता है नहीं अभी तो टाइम है। अब ये बताओ, जब तक वो आएगा तब तक दूसरों के टूटने का टाइम हो जाएगा, है ना। तो विजडम टूथ का क्या यूज हुआ, पहली चीज ये। दूसरा ये, आप 17-20 साल तक जो चीजें सीखते हो वो बाद में चेंजेस नहीं आते। आपने खाना स्टार्ट कर दिया इन्हीं दांतों से, ये जब सारे आ गए, मोलर्स आ गए, आपने इसी से खाना स्टार्ट कर दिया। विजडम टूथ आया बिल्कुल पीछे, यहां से जाके विजडम टूथ, खाना यहां जाएगा, टंग की मूवमेंट ही नहीं बनी हुई उधर खाना ले जाने के लिए, है ना, टंग की मूवमेंट ही नहीं बनी हुई खाना ले जाने के लिए। अब आप में कोई 2-4 ऐसे वाले होंगे, उनके लिए तो विजडम टूथ की चाहे इंपॉर्टेंस हो, है ना, दूसरों के लिए तो नहीं है। तो विजडम टूथ इज व्हाट, it is a vestigial organ. It is what? It is a vestigial organ. It is what? It is a vestigial organ. Is it clear बच्चे? Okay.
The wisdom tooth are the last molars on each side. The wisdom teeth are also called, they appear at the last age about 17 to 20 years. They are smaller, less complex than other molars. We hardly use our wisdom teeth for chewing off teeth for chewing off कोई काम के लिए. Okay. Vermiform appendix, पिछले साल अपन ने पढ़ा था, सीकम का पार्ट था ना ये. Yes. Vermiform appendix projects from the blind end of cecum as narrow worm-like tube. डायग्राम भी है आपकी बुक में, देख लेना. But its corresponding organ in herbivorous mammal is quite helpful in digesting cellulose. हमें कुछ ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर रहा. हमारे सेलुलोज अनडाइजेस्टेड पास करते हैं. क्या बोलते हैं हम जो सेलुलोज खाते हैं उनको? रफ. क्या बोलते हैं उन्हें? वेरी गुड. पिना इज द प्रोजेक्टिंग लोब लाइक पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, है ना. ये क्या है आपके पास? पिना है बच्चे. Which simply provides a passage for the auditory canal. We cannot move the pinna to gather sound. वो same poorly developed है, functionless है. Thus pinna provides another example of vestigial समझ आ गया? Is it clear? कॉमन एक ऑब्जर्वेशन की, ये किसने की? लैमार्क ने की. एक बच्चे और ऑब्जर्वेशन की डार्विन ने, है ना. और डार्विन की ऑब्जर्वेशन को ज्यादा एवोल्यूशन माना जाता है. डार्विन्स थ्योरी बच्चे, है ना. इवन उसको हिंदी में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बीएड में भी पढ़ाया जाता है डार्विन्स थ्योरी, है ना. उसमें ये पढ़ाया जाता है कि हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ सकता है. आप सबको साइंस पढ़ाना चाहते हो, सबको मैथ्स पढ़ाना चाहते हो, ये थ्योरी सी हो जाती है ना. तो बच्चों को मारो मत, पीटो मत, उन्हें अलग लेवल से पढ़ाओ. ओके ना, ये बकवास नहीं हो सकती. डार्विन थ्योरी में आप उसको आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो. आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, ठीक है. जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करो. जम्मू कश्मीर के लोग गोरे, है ना, बिल्कुल लाल फेस, है ना, सुंदर. हिमाचल में थोड़ा सा डिफरेंस है, पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंस, नेचर डिफरेंस, है ना. राजस्थान में हाइट वगैरह थोड़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, मोटे लोग कम मिलेंगे आपको उधर, है ना. हरियाणा में थोड़ा सा हिसार क्रॉस कर जाओ, है ना, लट साथ में, तकड़ी बॉडी, है ना, दिमाग गरम. दिल्ली चले जाओ, थोड़ा सा अलग, ठीक है. एमपी होते हुए यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, वो सब, है ना. तो हर जगह आपको क्या दिखेगा? वेरिएशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो भी बोलते हैं ना. देखो वेरिएशन यहाँ भी बहुत है, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, है ना. हमारा हरियाणा पंजाब का अगर आपको कहीं असम में मिल जाएगा, आप दूर से पहचान लोगे ये हरियाणा पंजाब साइड का मिलेगा, ठीक है. तो डार्विन ने क्या किया? अलग अलग देश, डार्विन ने क्या किया? अलग अलग देश ट्रैवल किया. यश, अलग अलग देश ट्रैवल किया और उसने अपनी थ्योरीज, ठीक है. तो उसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम सबसे पहले. चार्ल्स डार्विन at a young age happened to join a group of naturalists on a voyage around the world. While traveling from one island to another, Darwin saw great diversity and he made many interesting observations. ठीक है. ये कोई अकेला, हम अकेला ह्यूमंस पढ़ रहे हैं, लेकिन हर किसी में होती है डाइवर्सिटी. क्या हो गया? भूमि, आप चाहते हो भूमि आपका नाम यहाँ पे लिया जाए? अब हजारों लोग इसको अगर वीडियो को देखें, वो भूमि का नाम सोच के क्या सोचते हैं? 10th डी सेक्शन वाली भूमि है ये. चल, ओवर प्रोडक्शन. सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज ओवर प्रोडक्शन. बच्चे एक सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक सिंपल एग्जांपल. कॉटन के अंदर, नॉर्मली कॉटन के अंदर एक इंसेक्ट है जिसने कॉटन की फसल को बर्बाद कर दिया पिछले 5-6 सालों से, जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई, है ना. पिंक बॉल बॉम अभी आया, पहले था व्हाइट फ्लाई. व्हाइट फ्लाई पे जो रिसर्चेस चल रही है वो ये है. व्हाइट फ्लाई जो है वो लगभग, अगर मैं सही नहीं हूं, मैं थोड़ा एक आइडिया ही दे रहा हूं तुम्हें, जैसे 20 से 21 दिन में अपना पूरा लाइफ साइकिल खत्म करता है. मतलब अंडे दिए, उसके बाद उसे 20 दिन लगेंगे हैच होके, ग्रो करके, जवान होके, अंडे देके, बूढ़ा होके, राम नाम लेके, और लास्ट में खत्म हो जाए. ठीक है, खत्म हो जाए. कितने दिन लगेंगे? 21 दिन. अगर व्हाइट फ्लाई को कोई मारना स्टार्ट कर दे तो वो अपने लाइफ साइकिल को रिड्यूस कर लेती है. ये पावर है उसके अंदर. मतलब जो अंडे उसे
11वें या 12वें या 13वें दिन देने थे, वो अंडे अब वो 5वें 6ठे 7वें दिन ही देने स्टार्ट कर देंगे। तो 21 दिन तक उसकी जनरेशन कितने गुना बढ़ गई? 3 गुना बढ़ गई। पहले जो एक जनरेशन थी, मान लो 100-200 अंडे थे, अब वो अंडे 600-700 हो गए। इसीलिए कॉटन में व्हाइट फ्लाई आते ही लोग स्प्रे करनी स्टार्ट कर देते हैं बहुत। जितना उसको मारोगे उतनी वो ज्यादा अपनी जनरेशन को क्या करेगी? बढ़ेगी। या तो कंप्लीटली खत्म करो, या फिर जो भी इधर उधर बच जाएंगी वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा होके और अटैक करेंगी। आप उन्हें मारो, आधी मरेंगी, वो आधी तिगनी चौगनी और अटैक करेंगी। तो बच्चे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जितनी प्रोडक्शन होती है, ओवर प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोडक्शन होती है, वो सारी की सारी सरवाइव नहीं करती। समझ आ गई? एक प्लांट के ऊपर कितने सारे फूल लगते हैं, एक ऑरेंज प्लांट के ऊपर बहुत सारे फूल लगते हैं, है ना? सारे के सारे फूल नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लगता है जब फूल गिर रहे हो ना तो ऐसे लगता है सारे फूल नीचे गिर गए। लेकिन जब उस पे फ्रूट्स बनते हैं तो ऐसे लगता है कि यार सारे के सारे फूल के ही फ्रूट्स बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके प्लांट के ऊपर 100 फूल लग रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 से 20%, ये भी मैं हो सकता है ज्यादा बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 से 20% फूल के फ्रूट्स बनते हैं, बाकी फ्रूट्स नहीं बनते। अगर बन जाते तो प्लांट खुद अपने वजन की वजह से क्या करता? खत्म। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है डार्विन ने। क्या एग्जांपल दिया है? ऑयस्टर्स ले, पहले पढ़ रहा हूं। लिविंग बींग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव एन इनेट डिजायर टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोजेनी, है ना? हमारी जनरेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए, है ना? गुप्तास शुड कंटिन्यू, है ना? बिश्नोई, सरा, ब्राड्स शुड कंटिन्यू। ये तो सिर्फ हम कॉमन ये कह रहे हैं। हमारी जनरेशन में भी अलग अलग कैटेगरी बन गई है। ह्यूमंस चाहते हैं हम सबसे ज्यादा हो, बिल्लियां चाहती हैं हम सबसे ज्यादा हो, है ना? डॉग अलग ही है, वो कहते हैं हम होने चाहिए सबसे ज्यादा। गली गली हमारे कहते हैं ना भाई बंधु होने चाहिए, एजेंट होने चाहिए। प्लांट्स कह रहे हैं हम ज्यादा होने चाहिए। तो ये प्रोसेस चलता है। ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस रहेंगे, है ना? 10 में से अगर 2 जिंदा है तो वही अगर 100 बन रहे हैं तो 20 जिंदा हो, है ना? तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा सर्वाइवल और उतनी ज्यादा क्या मिलेगी? वेरिएशन मिलेगी। ऑयस्टर 6 करोड़ से 8 करोड़ अंडे देता है ऑयस्टर, और अगर सारे जिंदा रह जाते हैं तो धरती के ऊपर शेल बन जाता है। सीप होती है ना जो छोटी छोटी होती है, पूरी धरती के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है सीप की, अगर सारे के सारे जिंदा रह जाते हैं। ठीक है। पैरामेशियम डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन याद हो आपको, 48 घंटे में 3 बार डिवाइड हो जाता है। अगर उसको डिवाइड होने दिया जाए तो बहुत जल्दी धरती से 10 गुना ज्यादा मास में पैरामेशियम जाएगा, है ना? पैरामेशियम की वजन की वजह से धरती नीचे जा रही है ना? ग्रेविटी धरती की ज्यादा होगी। एलिफेंट इज द स्लोएस्ट ब्रीडर। सोचो अगर एलिफेंट ऐसे 100 200 बच्चे इकट्ठे कर देते हैं, है ना? तो एलिफेंट से एलिफेंट ऐसे लगा होता धरती में, है ना? जगह ही नहीं होती एलिफेंट से। तो बच्चे एलिफेंट 90 साल की जिंदगी जीता है, जिसमें वो लगभग 6 बच्चे पैदा करता है ना? ह्यूमंस तो अपनी बेशक। दूसरा आपकी बात करते हैं, अगर आप जैसे जो भी कैटल्स है, डॉग है, ये तो हर किसी का एक पीरियड है, जैसे 6 से 7 बच्चे पैदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो एक तरह से ये हो गया कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है उतने प्रोडक्शन क्या है ऑफ यंग वंस कम है, क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो वो नेचुरली एडजस्टेबल। If all survived in a period of 750 years, there would be 19 million, 190 लाख एलिफेंट हो जाएंगे 750 सालों। अगर सारे सरवाइव कर जाते हैं, तो सारे सरवाइव नहीं करते, बच्चे मरते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात। ओके। However, regardless of the state of reproduction of species under natural condition, the number of individuals of each species remains roughly constant over a long period of time in a fairly stable environment. अगर environment stable है तो लगभग मरने और जिंदा वाले क्या रहते हैं? लगभग बराबर रहते हैं, है ना? कभी 4 सालों में बढ़ जाएगा तो अगले 4 सालों में कम हो जाएगा, ऑन एवरेज बराबर रहता है। तो ये नेचर देख लो, अपने आप कंट्रोल है। जितने जी रहे हैं उतने ही लगभग क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है? मेडिकल फैसिलिटी। तो हमारी सर्वाइवल रेट क्या है? ज्यादा। इसलिए हमारी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है? तो कल यहीं से आप स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क करके आने बच्चे कल, ठीक है?